बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन में हमारे पास आपकी बुक के फ़र्स्ट हाफ़ के चैप्टर नंबर 1 to 7 25 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है आपके पेपर। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन 3 में देखें 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। डिफाइन लाइफ, गिव इट्स करेक्टरिस्टिक्स। लाइफ जो है वो सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से। मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, जिसमें हम ये बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज दे आर अरेंज फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स फॉर्म बिकॉज दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि दे आर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़, कि इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फिर हम कहते हैं कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। फिर हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। फिर हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ एबिलिटी टू मेंटेन देयर इंटरनल environmental conditions within a narrow range. I don't say 100% fair, but normal, nearly constant or fairly constant. Second part, differentiate between micro and macromolecules with examples. माइक्रोमोलिक्यूल्स देखें जी, माइक्रोमोलिक्यूल्स साइज़ में स्मॉल होते हैं जबकि मैक्रोमोलिक्यूल साइज़ में लार्ज होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल की बात की जाए, कार्बन, वाटर, NaCl, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। ATP भी क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जितने भी बायोलॉजिकल मोनोमर्स हैं वो सब क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या आते हैं, पॉलीमर्स आते हैं, स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो कि कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, और आखिर में हम कहते हैं क्या, पॉलीसेकेराइड्स। थर्ड पार्ट देखिएगा, डिफाइन बायोम ऑन विच बेसिस इज इट नेम। बायोम जो है वो एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जिसको डिटरमाइन करता है कौन, क्लाइमेट उस रीजन की। कि किस बेस पर हम नेम देते हैं बायोम का, दो बेसिस पर हम नेम देते हैं कि उस बायोम की में पाई जाने वाली टाइप ऑफ वेजिटेशन और क्लाइमेट कंडीशन बुनियाद रखती हैं किस चीज़ की, लाइफ के सर्वाइवल की इन दैट रीजन। क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम या बायोम में लाइफ का निसार किस पर होता है, उसके वहाँ पर मौजूद प्रोड्यूसर्स पर होता है। उस प्रोड्यूसर्स के मुताबिक ही एनिमल स्पीशीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज़ भी उस प्रोड्यूसर की बेस पर ही वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। फोर पार्ट देखिएगा, व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, हाउ दे आर प्रोपागेटेड। देखें जी, ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं ऐसे प्लांट्स जिनके सेल में हम किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन या DNA को इंसर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं वो क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। प्रोपागेट कैसे होते हैं, प्रोड्यूस कैसे होते हैं, क्लोनिंग को इस्तेमाल करके टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के थ्रू हम इनको क्या करते हैं, प्रोपागेट करवाते हैं। और आप जानते हैं क्लोनिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें आप मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स की जिनका जेनेटिक मेकअप क्या होता है, सेम होता है। 5 पार्ट देखिएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड्स। जी फास्फोलिपिड्स देखें जी, फास्फोलिपिड्स क्या हैं, लिपिड्स की क्लास हैं और ये डेरिवेटिव्स हैं किसके, फॉस्फेटिडिक एसिड्स के। और फास्फोलिपिड्स जो मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड्स है फॉस्फेटिडिल्कोलिन है, जिसको हम लेसिथिन भी कहते हैं कॉमनली, जो कि आपके बुक में स्ट्रक्चर मौजूद है। और स्ट्रक्चर में आपको कंपोनेंट बता देता हूँ कि एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, एक फास्फेट ग्रुप और एक ही नाइट्रोजिनस बेस का मॉलिक्यूल हिस्सा होते हैं किसके, फॉस्फोलिपिड्स के। 6 पार्ट देखिएगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोमल RNA, वेयर इज़ इट प्रोड्यूस। राइबोसोमल RNA प्रोड्यूस होता है जी कहाँ पर, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम कहते हैं मिलकर जितने भी RNA है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं
फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से फिर साइटोप्लाज्म में आते हैं, राइबोसोम का हिस्सा बनते हैं। और राइबोसोम पे फंक्शन क्या होता है कि ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, फिर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं ये राइबोसोमल आरएनए। 7 पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ ऑप्टिमम पीएच, गिव एग्जांपल। ऑप्टिमम कहते हैं बेस्ट, इफेक्टिव, मोर सूटेबल। तो ऐसे पीएच कि पीएच वैल्यू की वो रेंज जिस पर एंजाइम अपना फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं, उनको उसको बोलते हैं क्या है, ऑप्टिमम पीएच या पीएच ऑप्टिमा भी इसको बोलते हैं। आपकी बुक में टेबल मौजूद है, उसमें एंजाइम्स की डिफरेंट पीएच दी गई हैं, जिसमें हमारे पास पेप्सिन की 2 होती है, सुक्रेज की 4.50 होती है, स्लेवरी एमिलेज की 6.80 होती है, आर्जिनेज की 9.60 होती है। तो ये आपने मेंशन करनी थी। 8 पार्ट देखिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन को एंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप विद एग्जांपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट देखिएगा, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप देखें जी, दोनों टाइप हैं किसी को फैक्टर की, लेकिन फ़र्क किसका है, नेचर का फ़र्क है। को एंजाइम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि को एंजाइम क्या है, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्ट करते हैं एज ए कोफैक्टर, और ये एपो एंजाइम के साथ जो कि प्रोटीन पार्ट होता है उसके साथ लूजली अटैच होते हैं थ्रू वीक लिंकेजेस। और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वे ऑर्गेनिक नॉन एमाइनो एसिड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं ये। और ये जो हैं कोफैक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं और कोवलेंटली बॉन्ड होते हैं किसके साथ, एपो एंजाइम के साथ, प्रोटीन पार्ट के साथ। कोएंजाइम के एग्जांपल्स देखें, विटामिन्स होते हैं जी, एनएडी क्या है, कोएंजाइम है, विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं ये। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो हीम ग्रुप, आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है, और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और वो प्रोटीन की हेल्प करता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग में। लास्ट पार्ट देखिएगा इस क्वेश्चन का, व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी के बारे में आप क्या जानते हैं कि सेल देखें, रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन है इसमें। रॉबर्ट हुक की कंट्रीब्यूशन है कि रॉबर्ट हुक ने डेड टिश्यू लिए, कॉर्क टिश्यू लिए प्लांट से, उनके स्लाइड्स बनाई, उनको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर उसने कहा कि ये जो सेल्स हैं, ये वाले ये टिश्यूज़ हैं, ये रिजेंबल करते हैं किसके साथ, टाइनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट ऑफ हनी बी, के टाइनी कंपार्टमेंट ऑफ हनी बी कॉम्ब की तरह के ये क्या हैं, हिस्से हैं, जिसको उसने सेल्स का नाम दिया। फिर उसने साथ डिफाइन भी किया कि सेल्स क्या हैं, कि सेल्स इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय ए थिक वॉल, जिसको बाद में हमने क्या नाम दिया, सेल वॉल का नाम दिया। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिट मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दोनों मॉडल जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले फास्फोलिपिड्स की डबल लेयर है, जिसको हम लिपिड बाई लेयर का नाम देते हैं, वो सैंडविच है बिटवीन किसके, आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ प्रोटीन्स। तो इसलिए हम इस मॉडल को हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताता है हमें कि जो लिपिड बाई लेयर हैं वो सैंडविच नहीं है प्रोटीन के सरफेस के दरमियान में, बल्कि वो प्रोटीन जो हैं वो सरफेस तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि वो धंसी हुई हैं किसमें, लिपिड बाई लेयर में। और ये प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं एज ए चैनल मॉलिक्यूल, कैरियर मॉलिक्यूल। दूसरा पार्ट देखिएगा, व्हाट इज़ एंडोसाइटोसिस, नेम एंड डिफरेंशिएट इट्स टाइप्स। स्टूडेंट देखने में तो ये बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन इसमें टेक्निक्स हैं, आपने गौर से सुनना है इस शॉर्ट क्वेश्चन को। एंडोसाइटोसिस क्या है, कि एंडोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला ट्रांसपोर्ट का एक प्रोसेस है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो लार्ज फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करती है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, और लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को इनटेक करती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्या है, एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस की यूँ तो 3 टाइप्स होती हैं, आपकी बुक में 2 मेंशन हैं, मैं नाम बता देता हूँ। एक है फैगोसाइटोसिस, एक है पिनोसाइटोसिस, और तीसरी हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो हम आपकी बुक तक की महदूद रहते हैं। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं कि सेल ईटिंग, सेल के खाने का प्रोसेस।
इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि सेल लार्ज फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, इसको हम बोलते हैं क्या, फैगोसाइटोसिस। जबकि पिनोसाइटोसिस में सेल इनटेक करता है किसकी, फ्लूइड लिक्विड के ड्रॉपलेट्स की, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेजिकल। तो ये आपने स्टूडेंट डिफरेंसेस को हमेशा अच्छे तरीके से क्या करना है, सोल्व करना है, याद रखना है, रिमेंबर रखना है इसको। जी 3, नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, गिव देयर फंक्शन। जी साइटोस्केलेटन क्या है, सेल का हिस्सा है और ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को शेप मेंटेन करने भी हेल्पफुल साबित करता है। इसका 3 हिस्से होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो है वो इंटरनल सेल मोशन में हेल्पफुल साबित होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और अमेबॉइड मूवमेंट। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, वो सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स को बनाने में मददगार साबित होते हैं, जैसे फ्लैजिला, सीलिया, सेंट्रियोल और बेसल बॉडी। उसके अलावा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइटोटिक अपरेटस बनाने में भी हेल्पफुल साबित होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस एंड माइटोसिस। 4th पार्ट देखिएगा, व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, गिव देयर रोल। जी न्यूक्लियर पोर्स जो है वो टाइनी पोर्स या होल्स या परफोरेशंस कह लें, जो कि इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं किसके, न्यूक्लियर इन्वेलप की। और ये हेल्पफुल होते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं किसमें, मटेरियल्स की ट्रैफिक में बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। नंबर की बात की जाए, तादाद की बात की जाए, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स में ये न्यूमरस तादाद में पाए जाते हैं। 30,000 न्यूक्लियर पोर होते हैं एग सेल के न्यूक्लियर इन्वेलप में, जबकि डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में इनकी तादाद कम होती है, जैसे कि इमेच्योर एरिथ्रोसाइट्स जिनमें 3 से 4 के होते हैं न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। 5th देखिएगा, गिव सम रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जी पहला रूल हमारे पास है कि प्लांट और एनिमल का साइंटिफिक नेम जो होता है वो 2 लैटिन वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक हो गया। दूसरी बात आपने कहनी है कि एक पहले हिस्से को हम कहते हैं जेनरिक नेम जो कि जीनस पर मुश्तमिल होता है, और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं स्पेसिफिक नेम जो कि स्पीशीज़ के नेम पर मुश्तमिल होता है। तीसरी बात कि जेनरिक नेम को हमेशा अपर केस लेटर से स्टार्ट करते हैं, जबकि स्पीशी नेम को लोअर केस में लिखा जाता है। चौथी बात ये, इन नाम लिखने के बाद या तो इनको इटैलिसाइज कर दिया जाता है, या तो इनको अंडरलाइन कर दिया जाता है, या तो इनको बोल्ड लेटर में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 6, न्यूक्लियोकैप्सिड और कैप्सोमियर में क्या फ़र्क होता है। देखें जी, न्यूक्लियोकैप्सिड जो है वो वायरस का हिस्सा होते हैं, कैप्सोमियर भी वायरस का हिस्सा होते हैं स्ट्रक्चर का। तो न्यूक्लियोकैप्सिड हम कहते हैं कि वायरस के स्ट्रक्चर का जो सेंट्रल कोर है, जिसको हम वायरल जीनोम कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में मौजूद होता है, उसके इर्द गिर्द प्रोटीन का एक कोट भी होता है। तो वायरस का सेंट्रल कोर प्लस प्रोटीन कोड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहलाते हैं। जबकि कैप्सोमियर जो है, जो प्रोटीन कोट होता है जिसने वायरस के जीनोम को सराउंड किया होता है, वो स्मॉलर प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, और उन स्मॉलर प्रोटीन सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सोमियर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, कैप्सिड के। और कैप्सिड जो है वो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है विरियन को। व्हाट आर प्रियंस या प्रायंस, विच टाइप ऑफ डिजीज़ दे काज। प्रायंस जो है जी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होती हैं जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन फोल्डिंग के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं, और ये लीस्ट अंडरस्टूड हैं, रिसेंटली स्टडी की गई है 1983 में। और ये इनमें न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होते, और इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती हैं इनकी रेप्लिकेशन के लिए प्रोटीन की फॉर्म में ही होती है, क्योंकि ये प्योर प्रोटीन्स होती हैं। और ये इनकी जो इम्पोर्टेंस है, ये डिज़ीज़ काज करती हैं, काओ में ये डिज़ीज़ काज करते हैं ये मैड काओ इन्फेक्शन की, और ह्यूमन में इस इन्फेक्शन को कहा जाता है मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। इस सिलसिले में होता है क्या है कि आपके नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें होल्स हो जाते हैं, ठीक है जी, और ब्रेन की कैविटी में होल्स हो जाते हैं। तो इसलिए ये इनकी क्या है, अलामात होती हैं। और जबकि इन दोनों के लिए एक जनरल टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं एनसेफेलोपैथी स्पोंगिफॉर्म। एनसेफेलोपैथी कहते हैं कि डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्रेन, और स्पोंगिफॉर्म मीन्स सॉफ्ट टिश्यू के सॉफ्ट हो जाना टिश्यू का। 8 देखिएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। देखें जी, जब स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम
कोकाई कहते हैं अगर वो एक ही प्लेन में डिवाइड करें इस तरह से कि उनकी चेन ऑफ सेल्स बने तो उसको उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और दूसरी बात हम कहते हैं कि अगर कोकाई बैक्टीरिया रैंडम प्लेन में डिवाइड करें और उनके इस तरह से अरेंजमेंट हो कि वो इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर बना दें तो उसको हम बोलते हैं स्टेफ्लोकोकस अरेंजमेंट। नाइन्थ देखिएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया के हवाले से आपने 4 बातें ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स। पहली बात यह है कि इनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है वो यूकैरियोट से क्लोज रिजेंबल करता है। क्यों कि नंबर 1 इनके पास क्लोरोफिल ए भी होता है और इनके पास फोटो सिस्टम 2 भी होता है। दूसरी बात कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल करते हैं और जनरेट करते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तीसरी बात आपने कहनी है कि इनके जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं उनको हम फाइकोबिलियंस कहते हैं, जिनमें फाइकोसायानिन बहुत प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है। उसके अलावा फाइकोरिसिन भी होता है और एलो फाइकोसायानिन भी इनके फाइकोबिलियंस का हिस्सा होते हैं। और ये फाइकोबिलियंस मिलकर पार्टिकल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं फाइकोबिलिसोम्स। और फाइकोबिलिसोम्स और फोटोसिस्टम एसोसिएटेड होते हैं थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के साथ। चौथी बात हमारे पास क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को केल्विन साइकिल के दौरान एसिमिलेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको फिक्स करते हैं शुगर की फॉर्मेशन में। जी नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 पार्ट 1, व्हाट आर रेड टाइड्स। रेड टाइड्स क्या होती हैं? रेड टाइड्स हम बोलते हैं कि सी वाटर का डिस्कलरेशन हो जाना किस वजह से? डाइनोफ्लैजिलेट्स के एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन बलून की वजह से, जो कि उस सी वाटर को ऑरेंज रेड या ब्राउन कलर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वो क्या है? रेड टाइड्स हैं। और ये डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं इनके जो बलूम जो हैं वो न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं वाटर पे, जिनको हम सेक्सी टॉक्सिन कहते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं जी कि फाइसेरम पॉलीसिफेलम क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताएं जी। फाइसेरम पॉलीसिफेलम जी एक स्लाइम मोल्ड की प्लाज्मोडियल फॉर्म होती है और ये क्रीपिंग मैस होता है किसका? मल्टीन्यूक्लिएट सेल का। मल्टीन्यूक्लिएट मैस है सेल का जो कि क्रीप करता है, रेंगता है। बड़ी एस्टोनिशिंग मूवमेंट होती है इसकी, आप यूट्यूब पे देखिएगा, सर्च कीजिएगा। इसकी इंपॉर्टेंस ये है स्टूडेंट्स कि ये एज ए बायोलॉजिकल और रिसर्च स्पेसिमेन यूज़ होता है इन बायोलॉजिकल लैब्स में। किस चीज़ के लिए? मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, जिनमें हमारे पास ग्रोथ का प्रोसेस किस तरह से होता है, वेजिटेशन के प्रोसेस को किस तरह से होता है उसको स्टडी किया जाता है। कि वेजिटेशन हम बोलते हैं कि एक सेल है कि एक सेल से जो है जो बाकी सेल के स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहे हैं उसको डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। और दूसरी बात हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है कि कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में, उसको स्टडी करने में मददगार साबित होता है ये। और चौथी बात, साइटोस्केलेटन के फंक्शन को स्टडी करने में मददगार साबित होता है, जो कि सेल को क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, वाटर मोल्ड इनफेमस क्यों है जी ह्यूमन हिस्ट्री में? इनफेमस कहते हैं बदनाम ज़माना। तो फाइथोफ्थोरा इन्फेस्टेंस जो कि एक पैथोजेनिक वाटर मोल्ड है, उसने जो है 18वीं सदी में आयरलैंड में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की डिज़ीज़ कॉज की थी, जिसकी वजह से पोटैटो फेमीन काज हो चुका था और 2.5 लाख से 10 लाख तक जो है वो अमवात हो गई थी भूख की वजह से। इनको स्टारवेशन का नाम दिया जाता है। और मैस माइग्रेशन हुई थी, लाखों की तादाद में माइग्रेशन हुई थी आयरलैंड से लोगों के यूएसए की तरफ। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के दरमियान स्टूडेंट्स होता ये है कि रूट्स, पोटैटो प्लांट्स जो रूट्स होती हैं उनको ये खा जाता है, उन मीन्स के गलास चढ़ा देता है, रोटन कर देता है, जिसकी वजह से पोटैटो की जो यील्ड होती है वो क्या हो जाती है? रिड्यूस होती है और ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखिए जी, कैल्प्स क्या होती हैं जी, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंस बताएं। आप जानते हैं कैल्प्स जो हैं वो लार्जेस्ट फाइट्स हैं, लार्जेस्ट ब्राउन एल्जी हैं, जो कि फ्यू सेंटीमीटर टू 75 मीटर टॉल होती हैं साइज़ में। और इनका स्ट्रक्चर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं, स्टेम लाइक स्टाइप होती है और रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट होती है, जो कि इनको सबस्ट्रेट के साथ क्या सबस्ट्रेटम के साथ क्या रखती है? अटैच रखती है फॉर्मली।
लेमिनेरिया इसकी एग्जांपल है जी, कॉन्ड्रस इसकी एग्जांपल है, और साथ साथ पुलिस मैक्रोसिस्टिस इसकी एग्जांपल है, फ्यूकस इसकी एग्जांपल है, लेमिनेरिया इसकी एग्जांपल है। फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा कि रोडोफाइटा क्यों डिफरेंट है बाकी एलजी के ग्रुप से। रोडोफाइटा दो वजह से डिफरेंट है जी बाकी एलजी के ग्रुप से। एक को हम कहते हैं कि इनमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो फ्लैजिला नहीं होते, नॉन मोटाइल होती हैं ये। दूसरी बात हम कहते हैं कि इनमें रेड पिगमेंट्स पाया जाता है, फाइकोरेथ्रिन, जिसकी वजह पर इसका कलर क्या होता है, रेड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा कि जू फ्लैजिलेट्स के डिफरेंट फॉर्म बताएं उनके एग्जाम्पल के साथ। तीन फार्म आपकी बुक में बताई गई हैं। एक को हमने कहा था जी कि एक पैरासिटिक फार्म है जिसकी एग्जांपल ट्राइपाइनोसोमा है। दूसरी फार्म हम कहते हैं कि सिम्बियोटिक फार्म है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोनिम्फा। और तीसरी कॉलोनियल फार्म है जो कि कॉनोफ्लैजिलेट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट के डिफरेंट डिस्क्राइब सम यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी। एलजी जो है स्टूडेंट उसके यूजफुल एस्पेक्ट्स आपकी बुक में दो डिफरेंट जनरल टर्म्स में बताए गए हैं। एक तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि दो पॉइंट आपके ऊपर मेंशन किए गए हैं कि दुनिया में खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जो फूड का सोर्स फॉर एलजी इस्तेमाल होती है वो है कैल्प्स। दूसरी बात हम कहते हैं कि मेरीन एलजी से हासिल किए जाते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस जो कि मुख्तलिफ प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। वो कौन कौन से सब्सटेंसेस, उसकी एग्जांपल 4 एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं। एल्गिन, एगर, कैराजीनन और एंटीसेप्टिक्स। एल्जिन जो है वो एडहेसिव स्टिकी गमी मटेरियल होता है। एगर जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम के तौर पर यूज़ होता है माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। और कैराजिनान जो है ये कोलाइडल मटेरियल होता है जिसकी कंसिस्टेंसी बिटवीन होती है किसके, सोल्यूशन और सस्पेंशन के। और चौथी बात हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिविंग सरफेसेस पर, लिविंग बॉडी पर इस्तेमाल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को किल करने के लिए। और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि एलजी जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट मेजर प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के। और वो रोल प्ले करते हैं किसमें, फूड चेन में, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं किसको, बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। ये स्टूडेंट्स थी आज की डिस्कशन। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपने पेपर को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है जब होंगे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर रहमत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।